Hello everyone. So in this particular video we are going to learn about different types of negotiable instruments. In the previous video we have learned about the actual three types of negotiable instruments जो section 4, 5, 6 of negotiable instrument act 1881 में defined है, that is promissory note, bill of exchange and checks. So there are certain other types of negotiable instruments which we are going to learn in this particular video. First one is inland instrument. कोई इंस्ट्रूमेंट को अगर हम इनलैंड इंस्ट्रूमेंट तब बोलते हैं अगर एनी वन ऑफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड. एनी वन मीन्स फर्स्ट वन, यू कैन से दे आर ड्रॉन एंड मेड पेएबल इन इंडिया. या तो वो बिल इंडिया में ड्रॉ हुआ हो और वो पेएबल भी कहाँ पे, इंडिया में. और मीन्स दोनों, ड्रॉ भी इंडिया में हुआ और पे भी इंडिया में हो. सपोज करो बिल ड्रॉ हुआ मद्रास में और इट्स पेएबल इन दिल्ली. सो टेकिंग अप द एग्जाम्पल, सो अगर हमने चाहे ये बाहर के रेजिडेंट के ऊपर हमने बिल बनाया हो बट बिल कहाँ पे ड्रॉ हुआ है, इंडिया में, और उसको पे भी कहाँ पे करना है, इंडिया में, तो उसको इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे. नेक्स्ट एक और कंडीशन है, अगर वो भी सेटिस्फाई हो रही हो तो एनी वन ऑफ देम. ठीक है. दूसरी कंडीशन है दे आर ड्रॉन ऑन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया. अगर हम कोई भी इंडियन रेजिडेंट के ऊपर कोई बिल बना रहे हैं, चाहे वो बाहर पे होने वाला हो, उसका कोई मैटर नहीं करता, बट अगर आपने इंडियन रेजिडेंट पे बिल बनाया है सो दैट वुड बी कॉल्ड एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट. सो एनी वन ऑफ देम. फर्स्ट वन क्या थी, दे आर ड्रॉन एंड मेड पेएबल इन इंडिया. सेकेंड वन, दे आर ड्रॉन एंड एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, दैट इज इनलैंड इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. अब मूविंग ऑन इस फॉरेन इंस्ट्रूमेंट जो सेक्शन 12 में डिफाइंड है, ऐसे इनलैंड इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 11 में डिफाइंड था. अब फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा, जो इंस्ट्रूमेंट इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा वो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे. हमने इनलैंड इंस्ट्रूमेंट के लिए दो कंडीशंस की, दे आर ड्रॉन एंड मेड पेएबल इन इंडिया एंड दे आर ड्रॉन ऑन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया. अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन मतलब फॉलो नहीं हो रही होगी, सो वी आर गोइंग टू कॉल दैट इंस्ट्रूमेंट एज फॉरेन इंस्ट्रूमेंट. टेकिंग अप एन एग्जाम्पल, सपोज करो बिल ड्रॉ हुआ इंडिया में और वो पे हो रहा है तेहरीन में, बट हमने तो बोला था बिल ड्रॉ और पेएबल इंडिया में होगा तब हम इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे. तो ये तो इनलैंड नहीं हुआ, तो ये कौन सा हो जाएगा, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट. अब बिल ड्रॉन इन लंडन मेड पेएबल इन इंडिया, अगेन बिल बाहर ड्रॉ हुआ ना, चाहे इंडिया में पे हो रहा है बट दोनों इकट्ठे होनी चाहिए. तो अगेन हमारी इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, सो वी आर गोइंग टू कॉल इट एज फॉरेन इंस्ट्रूमेंट. क्लियर. नेक्स्ट एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. ये सेक्शन 17 में डिफाइंड है ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. एम्बिगुअस मतलब जो चीज क्लियर ना हो, कंफ्यूजन हो. ठीक है. अब कंफ्यूजन किस तरह से हो सकती है, अब सपोज करो जो बिल जिसने बनाया और जो बिल साइन कर रहा है वो दोनों सेम ही पर्सन है. सो अगेन देयर इज एम्बिगुएशन, मीन्स हमारी क्लियर नहीं है कि किसको बिल देना है, और बिकॉज ड्रॉअर एंड ड्रॉई द सेम पर्सन, सो इट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन. और वन ऑफ द मोस्ट टाइप यू से, आपने देखा है चेक का फॉर्म. ठीक है. मेकिंग अ स्मॉल टाइप ऑफ अ चेक हेयर. हम यहाँ पे क्या करते हैं, वर्ड्स में अमाउंट को लिखते हैं, यहाँ पे हम न्यूमेरिकली लिखते हैं. अब यहाँ पे लिख दिया 1000, ठीक है, वर्ड्स में 1000, और हमने यहाँ पे लिखा 100. अब बताओ कौन सी अमाउंट सही है. सो इट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन. सो दैट इज नोन एज एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट. मूविंग ऑन इज इनकोएट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट जो सेक्शन 20 में डिफाइंड है. इनकोएट का सिंपली मीनिंग इज इनकम्प्लीट. इनकम्प्लीट कैसे हो सकता है, अगर मैं चेक की बात करूँ, डेट मेंशन नहीं है, अमाउंट मेंशन नहीं है, ठीक है, उसको हम इनकम्प्लीट बोलेंगे ना. साइन नहीं है, स्टैम्प नहीं है. तो कोई भी चीज़ ऐसे, कोई भी जो भी हमने क्योंकि हमने स्पेसिमेन किया था, उस स्पेसिमेन के अकॉर्डिंग हमारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनकोएट स्टैम्प्ड कंप्लीट. हाँ, उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं. दीज आर द फॉलोइंग पॉइंट्स जो बी नोटेड विद एन इनकोएट इंस्ट्रूमेंट, मतलब हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं. बट आपको पता है ये कंप्लीशन जो है ना वो विद इन रीजनेबल टाइम होनी चाहिए. ठीक है. ऐसा नहीं है कि बिल बनाया अभी और 5-6 महीने बाद उसको करेक्ट करके फिर दोबारा लगाया जा रहा. सो इट्स नॉट पॉसिबल. सो बिल हैज़ टू बी कंप्लीटेड विद इन अ रीजनेबल टाइम, नहीं तो वो वैलिड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा. ठीक है. सो बेसिकली इनकोएबल इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो आपको फिर अगर इनकोएट है मतलब पहले से ही कंप्लीट नहीं है और आप उसको कंप्लीट कर रहे हो, वो भी जो कंप्लीट हो वो जिसके पास अथॉरिटी है वो ही कंप्लीट करेगा. ठीक है. ऐसे कोई अदर पर्सन तो कंप्लीट नहीं कर सकता. ठीक है. सो द पर्सन हु हैज दैट अथॉरिटी ओनली उस पर्सन कैन साइन द इंस्ट्रूमेंट. सो दैट वाज अबाउट इनकोएट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट जो कंप्लीट नहीं होता. कंप्लीट अगर मैं चेक की बात करूँ उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, अगर जो नहीं होंगी उसको इनकम्प्लीट मानेंगे. डेट नहीं है, साइन नहीं है,
स्टेम्ड नहीं है. सो दीज आर द फर्दर रीजंस. और वही सेम वे वर्ड्स में नहीं लिखा है या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट थी हमारे अकॉर्डिंग टू जो एग्जैक्टली एसेंशियल्स, हमने एसेंशियल्स पढ़े थे बिल ऑफ एक्सचेंज के, चेक्स के और प्रोमिसरी नोट के, वो एसेंशियल्स उसमें नहीं है, तो उसको हम क्या मानेंगे, इनकोएड स्टेम्प्ड इंस्ट्रूमेंट. सो मूविंग ऑन इज नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अकोमोडेशन बिल. ठीक है. अब अकोमोडेशन बिल का मतलब क्या होता है, जस्ट टेक ए सिंपल एग्जांपल. अगर हम बोले कि एक अकोमोडेशन बिल को समझने से पहले हम एक बिल को और समझेंगे, दैट इज ट्रेड बिल. सपोज करो एक पर्सन ए है, उसने बी को गुड सेल किया ऑन क्रेडिट पे. ये तो आपको पता ही है, जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, कि उसको क्रेडिट पे सेल किया. बी ने कहा मुझे कुछ टाइम चाहिए पेमेंट के लिए, तो उसने कहा ठीक है मैं आपको बिल बना के देता हूँ और आप मुझे 3 मंथ्स के बाद आप मुझे पेमेंट कर देना. ठीक है, उसने कर दी. तो ए ने बी को बिल बनाया, उसमें ये ड्रॉअर होता है और ये ड्रॉई होता है. ठीक है, ये वाले बिल्स को हम बोलते हैं ट्रेड बिल. क्या बोलते हैं, ट्रेड बिल. इसमें ए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर, बी क्या हो जाएगा, डेटर. तो ये होते हैं ट्रेड बिल्स. बट अकोमोडेशन बिल्स वैसे नहीं होते, बिकॉज उसको इसमें डेटर और क्रेडिटर का ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता. इसमें सिर्फ एक फ्रेंड की हेल्प करने के लिए हमें अकोमोडेशन बिल्स बनाए जाते हैं. सपोज करो आपका कोई फ्रेंड है, उसको पैसे की नीड है. ठीक है, तो उसने ना आपसे अप्रोच किया कि आप ऐसे करो, मैं आपको एक बिल बना के देता हूँ. ठीक है, और तो बिल जब मैं बनाऊंगा तो मैं ड्रॉअर हो जाऊंगा और मैं आपको बिल दे रहा हूँ तो आप ड्रॉई हो जाओगे. ठीक है, अब आपने बिल बना दिया. उसके बाद वो बिल बना दिया, बट एक्चुअली में मैंने उससे पैसे लेने नहीं है, बट मैंने बिल बना दिया कि मैंने आपसे पैसे लेने हैं एंड यू आर गोइंग टू पे मी आफ्टर 3 मंथ्स. अब मैं वो बिल लेकर गई बैंक के पास और बैंक को बोला मुझे डिस्काउंट करके मुझे पैसे दे दो, बिकॉज आपको पता है कि हम बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा सकते हैं इजीली. बैंक क्या करती है, अपने डिस्काउंटिंग चार्जेस काट के आपको पैसे दे देती है. तो आपके पास पैसे अभी आ गए, बिकॉज यू वाज शॉर्ट ऑफ मनी और आपको भी पैसे की जरूरत थी, तो आपने उसको बिल डिस्काउंट करके अपने पैसे रेज कर लिए. ये वन ऑफ द वे कि आप पैसे कैसे रेज कर सकते हो. ठीक है, अब आपने पैसे रेज कर लिए, तो जब आपके पास भी शॉर्टेज थी, टाइम निकल गया आपके पास, 3 मंथ्स के बाद जब ड्यू डेट आएगी तो आपने फिर जो पैसे अपने उसमें अपने फ्रेंड के थ्रू पे करवा दिया. सो दिस इज अकोमोडेशन बिल. ठीक है, जो अपने फ्रेंड्स को ऑब्लाइज करने के लिए बनाया जाता है. इसमें कोई ऐसी कंसिडरेशन नहीं होती. ठीक है, इसमें क्या होता है, हमने एक पर्सन से बनाया, दूसरे पर्सन ने एक्सेप्ट कर लेता है, बस उसका इतना ही काम होता है. ठीक है, ताकि जो ड्रॉअर है जिसने बिल बनाया है वो बैंक के पास जाके पैसे रेज कर सके. और इसमें जो पार्टीज होती हैं जो अकोमोडेट करती हैं, ठीक है, दैट जो पार्टीज अकोमोडेटिंग इज कॉल्ड दी अकोमोडेशन पार्टी, जो करवा रही है. और जिस पार्टी ने अकोमोडेट किया उसको बोलते हैं अकोमोडेटेड पार्टी. और व्हेन अ पर्सन एंडोर्सेस अ बिल, एंडोर्सेस क्या होता है, हम वो बिल आगे किसी और को एंडोर्स कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बैकर. और ये सारे ऑपरेशन को हम बोलते हैं बैकिंग द बिल. सो आपको क्लियर समझ में आ गया. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज फिक्टिशियस बिल्स विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 42. इसमें क्या होता है, फिक्टिशियस पहले मतलब क्या होता है, फिक्टिशियस मीन्स नॉन एग्जिस्टिंग पर्सन, या कोई पर्सन प्रेजेंट कर रहे हैं. सपोज करो आपने नेम मेंशन किया बी, वहाँ पे कोई उसकी लीगल प्रूफ नहीं है, वो बी है कौन, हमने एक बिल बना दिया. सपोज करो एक्स ने ना बिल बनाया वाई के लिए, मीन्स एक्स ड्रॉअर है, उसने बिल बनाया है ऑन वाई. अब वाई इज ए फिक्टिशियस पर्सन, कोई ऐसे है ही नहीं पर्सन जो वाई कोई अपने वैसे नेम में मेंशन कर दिया. ठीक है, सो दैट इज अ फिक्टिशियस पर्सन. अब इसमें क्या होगा कि आपने सपोज करो ये बिल आगे एंडोर्स हो गया जेड को. अब आपको पता है वाई इज फिक्टिशियस पर्सन, बट अभी ना एक और हम आगे टर्म पढ़ेंगे होल्डर. ठीक है, अभी लीगली मतलब जो होल्डर मतलब जो लीगली पोजेस करता है इंस्ट्रूमेंट को, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है. तो अभी तो इंस्ट्रूमेंट वाई के लिए बना था, बट वो आगे किसके तरफ पास चला गया, जेड के पास. तो इसको हम बोलते होते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स. एक्चुअली हम ये दोनों टर्म्स आगे पढ़ेंगे, बट इसमें अब जेड के ऊपर है. वो बिल अगर आगे जेड को एंडोर्स हो गया, ठीक है, एक्स ने बिल बनाया वाई को, मतलब ये ड्रॉअर है, ये ड्रॉई है. ठीक है, अब क्या किया कि एक्स ने पैसे लेने थे और एक्स ने वाई से पैसे लेने थे और एक्स ने जेड को पैसे देने थे. तो उसमें उन्होंने क्या किया, जेड को स्ट्रेट अवे बिल एंडोर्स कर दिया, मतलब जेड वाई से पैसे ले लेगा. अब इसमें वाई को तो जेड को तो पता ही नहीं कि वाई क्या पर्सन है भी है कि नहीं है, बट ही इज लायबल टू रिसीव दी अमाउंट ऑफ मनी ऑन ड्यू डेट, बिकॉज अगर नहीं होगी तो फिर तो वो एक्स को ही क्यू करेगा. बट यहाँ पे चाहे फिक्टिशियस पर्सन के नेम पे आपने बिल बनाया है, फिर अब अगर एंडोर्स हो गया तो वो जैसे इंस्ट्रूमेंट बाकी है वैसे ही इनकी प्रोसेसिंग भी वर्क करेगी.
मूविंग ऑन इज टू द बियरर इंस्ट्रूमेंट। बियरर मीन्स क्या होता है, ओपन चेक बोलते हैं जिसको भी, ठीक है। अगर हमने सपोज करो चेक बनाया, आपने पेई का नेम ही नहीं मेंशन किया, तो वो क्या हो जाएगा, बियर इंस्ट्रूमेंट। अब जिस के पास, किसी के पास भी चेक होगा तो वो चेक बैंक में से जाके कैश करा सकता है, दैट इज ओपन चेक बोलते हैं जिसको। बट इसी को रिस्क खत्म करने के लिए वी नेक्स्ट इज ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है, जिसमें हमने एक ऑर्डर दिया होता है कि इसी पर्सन का जो नेम मेंशन्ड है आप सिर्फ उसी को ही दोगे, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं कि आपने उसके लिए, और जिसको दिया जाता है, जिसका नाम लिखा है, फिर अब उसने उस पर्सन का सिग्नेचर लेते हैं, ठीक है, और तब वो चेक को फिर प्रोसेसिंग में डाला जाता है। तो दिस इज ऑर्डर। सो ऑब्वियसली ऑर्डर वाले इंस्ट्रूमेंट ज्यादा सेफर होते हैं एज कम्पेयर टू द बियर इंस्ट्रूमेंट्स। मूविंग ऑन इज इंस्ट्रूमेंट पेएबल ऑन डिमांड। जैसे चेक है, चेक तो सीधे ही आप बैंक में जाओगे तो बैंक तो ये नहीं बोलेगा ना आपको, हम नहीं अभी नहीं, 2 महीने बाद आना है, 3 महीने बाद, तो इट्स पेएबल ऑन डिमांड होते हैं। बट प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है कि टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बाद ही मेच्योरिटी, जनरली मेच्योरिटी डेट आती है, जैसे 3 मंथ्स होता है प्लस 3 days ऑफ ग्रेस मिलते हैं, एंड देन बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है, राइट। इंस्ट्रूमेंट पेएबल आफ्टर साइट। अब ये आफ्टर साइट वाली प्रोविजन ना बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में ही है, ये चेक में ऐसा नहीं होता। जैसे आपने बिल बनाया, ठीक है ना, बिल एक्सेप्ट होगा, दैट इज आफ्टर साइट। आपने बिल प्रेजेंट किया दूसरे पर्सन को, उसने एक्सेप्ट किया, वहां से हम अपनी ड्यू डेट को करते हैं, बिकॉज उसने एक्सेप्ट नहीं किया अगर, ठीक है, तो फिर तो वो बिल बना ही नहीं। तो बिल एक्चुअली लीगली एक्सेप्टेबल कब हो जाता है, जब आपने ड्रॉअर ने ड्रॉई को बिल दिया और बिल एक्सेप्ट किया, मीन्स बिल एक्सेप्ट किया मीन्स आपने उसको प्रेजेंट किया, इसको हम प्रेजेंटमेंट भी बोलते हैं, और इसे हम आगे चैप्टर्स में भी कवर करेंगे। और इट इज आफ्टर साइट। आफ्टर साइट मीन्स जब तक आपने उसको प्रेजेंट नहीं किया तब तक आप पेमेंट डिमांड नहीं कर सकते। अनडेटेड बिल्स, सिंपल सी बात है, नेम से पता चल रहा है कि जब डेट हमारी बिल में मेंशन नहीं है। अगर डेट का सिग्निफिकेंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि अगर डेट मेंशन नहीं होगी तो आप ड्यू डेट किसको कैलकुलेट करोगे, आप मेच्योरिटी डेट कैसे वहां पे कंसिडर करोगे, ठीक है। बिकॉज कुछ टाइम पीरियड्स होते हैं, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 months के बाद मेच्योरिटी डेट आती है, तो अगर डेट ही नहीं मेंशन होगी तो हम कहाँ से 3 months करेंगे। सो इसमें पार्टीज लाइबल होंगी कि उनको डेट मेंशन करनी है, बिकॉज अब तक फिर आप डेट मेंशन नहीं करोगे तो ये मटेरियल मतलब कि इसको इनकोएट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। नेक्स्ट इज ड्राफ्ट। ड्राफ्ट कॉमनली यूज होता है। ड्राफ्ट में क्या डिफरेंस है, ड्राफ्ट और चेक में क्या डिफरेंस है, सबसे पहली बात तो ड्राफ्ट इज लाइक यू हैव मेंशन द नेम ऑफ द पर्सन, उसी पर्सन से होगा, उसको ही मिलेगा और उसके बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा, सो इट इज बैंक टू बैंक ट्रांसफर बेसिकली, ठीक है। तो हम उसमें क्या होता है, एक ऑर्डर होता है कि स्पेसिफाइड सम करना है, और ये बैंक टू बैंक होता है। अनलाइक चेक, चेक एंड कैश भी होते हैं, और यू कैन से चेक आगे एंडोर्स भी होते हैं, बट जो बैंकर्स ड्राफ्ट होते हैं ये आगे एंडोर्स नहीं होते, दे आर पेएबल ऑन डिमांड, ठीक है। ये बैंक से ही दूसरे बैंक में ही ट्रांसफर होता है, सो प्लीज पॉइंट ये नोट करना। सो इट इज ट्रांसफर्ड अपॉन बाय अ बैंकर अपॉन इट्स ब्रांच और अपॉन अनदर बैंक, ठीक है। ये पेएबल ऑन डिमांड होता है, ठीक है। इट कैन नॉट बी पेएबल टू बियरर, मीन उसके बैंक अकाउंट में ही स्ट्रेट वे ट्रांसफर होगा। इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, जैसे चेक की हम जो होती है स्टॉप पेमेंट कर देते हैं, बट बैंकर्स ड्राफ्ट में ऐसा नहीं होता। मूविंग ऑन, जनरली जैसे हम अगर कोई एग्जाम वगैरह पैसे पे करते हैं तो उसका ड्राफ्ट बनाया जाता है, एंड देन वी सेंड ऑफ द ड्राफ्ट बिकॉज दैट इज लीगली सेफ, एंड कि वो दूसरे बैंक के जो नेम मेंशन्ड है उसी में ही वो ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट इज बिल इन सेट्स। बिल इन सेट्स बेसिकली ये ज्यादातर फॉरेन बिल्स में यूज होता है, जो हमने पीछे पढ़े थे। इनलैंड बिल्स मीन्स जो इंडिया में ड्रॉ होते हैं उसमें बहुत रेयर ही यूज होता है, ठीक है। बिल इन सेट्स मतलब एक सेवरल पार्ट्स में बिल बनाया जाता है, एक मतलब ना हम इसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट्स में हमने बिल को बनाया जाता है, और हर बिल की अलग अलग से नंबरिंग की जाती है, ठीक है। और अगर एक पार्ट भी मिस हो जाता है, ठीक है, सो वो जो हमारी एक रेफरेंस छूट जाती है ना, तो बेसिकली हमारे बिल है जो एक सारा एक सेट्स में बनाकर एक टोटली वो एक होल बिल की अमाउंट बनती है, ठीक है, और उस पर स्टैम्प्स लगाई जाती हैं। देयर आर 2 सेपरेट टाइप्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्री बिल। डॉक्यूमेंट्री बिल क्या होता है, जैसे ना गुड्स जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराए जाते हैं तो उसका एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जैसे बोलते हैं बिल ऑफ लेडिंग, ठीक है। वो सब आ जाते हैं जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हम ट्रांसफर करते हैं, बिकॉज उससे क्या होता है एक गुड्स का जो टाइटल है या ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाती है दूसरे पर्सन को, उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री बिल, ठीक है। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट मीन्स फॉरेन ट्रेड ट्रांजेक्शन्स में ज्यादा यूज होता है, ठीक है। जब आप गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं या इम्पोर्ट हो रहे हैं तो जब आप बिल ऑफ लेडिंग ट्रांसफर कर देते हो तो उसकी जो ओनरशिप और यू कैन से टाइटल है दैट इज ट्रांसफर, दिस इज नोन एज डॉक्यूमेंट्री बिल। एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो इज बेसिकली
हम एक ना जो ये बिल है हम इसमें कंडीशनली डिलीवर करते हैं। इसका मतलब पता है क्या है, सिंपल सा। अब जब कभी भी ना कंपनी को कुछ करना होता है तो वो क्या करते हैं, पहले ना एक कुछ पर्टिकुलर अमाउंट किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसको ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, एक सेफ कस्टडी के लिए कि हाँ हमारे पास पैसा पड़ा हो। जैसे हमने अकाउंट्स में पढ़ा है कि जब हमें रिडम्पशन करनी होती है तो हम उसका फंड बनाते हैं, सेम वे हम एस्क्रो अकाउंट में एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए अमाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं। सो दैट इज नोन एज एस्क्रो। बेसिकली हम एक बिल डिलीवर कर रहे हैं, कंडीशनली है, सेफ कस्टडी में रखने के लिए, ठीक है। हम उसमें ये नहीं कि हम किसी की प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी, किसी की टाइटल, हम किसी पर्पस के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एस्क्रो। नेक्स्ट वन इज मेच्योरिटी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मेच्योरिटी आपको पता है, बेसिक सिंपल सी बात है, ये हमने जनरली अभी इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत बार पढ़ा भी है। बिल ऑफ एक्सचेंज में आपने बिल बनाया, ठीक है, अब बिल या तो डिमांड पे मतलब ऑन द स्पॉट डिलीवर हो रहा होगा, या स्पेसिफिक डेट पे, या स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे, ठीक है। जनरली बिल जो होते हैं वो 3 मंथ्स के होते हैं, उसके बाद हम 3 days ऑफ ग्रेस एड ऑन करते हैं। सो इसमें सिर्फ यही एक्सप्लेन किया हुआ है। सो मेच्योरिटी मीन्स एक्चुअली वो डेट जब आपका बिल ड्यू हुआ है और आपको पेमेंट करनी है, उसको बोलते हैं मेच्योरिटी डेट। और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, और आफ्टर साइड मतलब जब प्रेजेंट कर दिया उसके बाद से कैलकुलेट होगा ना, ठीक है। जैसे अभी आप बोलो बिल आपने बनाया सपोज करो 1 अप्रैल को, और उसकी एक्सेप्टेंस मिली 1 मई को, तो दिस इज आफ्टर साइट, और आप इसकी जो ड्यू डेट है 1 मई से कैलकुलेट करोगे, ना कि 1 अप्रैल से। सो दीज आर द रूल्स। फर्स्ट वन यही है कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो आप इसको आफ्टर साइट से कैलकुलेट करते हो, या आफ्टर सर्टेन इवेंट, जो भी कंडीशन लेट ऑन होगी, ठीक है, उसी से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। मूविंग ऑन, बिल ऑफ एक्सचेंज जो पेबल होते हैं आफ्टर साइट, और यू कैन से आफ्टर डेट, कोई डेट अगर स्पेसिफिक मेंशन्ड है, या आफ्टर साइट मतलब आफ्टर प्रेजेंटमेंट के बाद, ठीक है। तो हम उसमें जो है ना वो जो डेट ऑन विच इंस्ट्रूमेंट इज ड्रॉन, जब एक्चुअली हमने इंस्ट्रूमेंट बनाया है, ठीक है, ये प्रेजेंट किया सेप्टर, जैसे 1 मई था इस केस में, तो वो डेट हम एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। सो द डेट ऑन विच टाइम इज टू बी रन इज टू बी एक्सक्लूडेड, उसमें हम वो डेट हम क्या करते हैं, हम एक्सक्लूड करते हैं। सो मूविंग ऑन इज, अगर पब्लिक हॉलीडे है, अगर आपको सपोज करो मेच्योरिटी डेट बन रही 15 अगस्त को, बट आपको पता है 15 अगस्त इज एन इंडिपेंडेंस डे, राइट, तो वो पब्लिक हॉलीडे होती है। सो हम उसका डेट एंड एक्सटेंड हो जाएगा, सो इट वुड बी फॉल ड्यू फॉर द पेमेंट ऑन 14 अगस्त, ठीक है। वो क्या हो जाएगा कि या 15 यू कैन से 16 अगस्त, नेक्स्ट पॉसिबल डे। डिस्कसेस पेमेंट इन ड्यू कोर्स, ठीक है। पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या होता है, विच इज इन अकॉर्डेंस विद अपेरेंट टेन्योर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मतलब इसका मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में, जो आपको फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पे लग रहा होता है, ठीक है। अब सपोज करो एक ए है, उसने बिल बनाया किसके ऊपर, बी को, तो ये ड्रॉर होगा, और ये कौन हो जाएगा, ड्रॉई। और ए ने बिल बनाया है ऑन बिहाफ ऑफ सी विच ही इज क्लेमिंग टू बी, बट एक्चुअली ऐसा नहीं हो, इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, और आपको इसकी कोई नॉलेज नहीं है, और आपने इसकी पेमेंट कर दी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स हो जाएगा, बिकॉज यू हैव डन द पेमेंट इन दी गुड फेथ, ठीक है। और अगर अब ऐसा, और इस केस में नहीं होता, बियरर मतलब आपको पता है, हमने अभी पढ़ा ओपन, ठीक है ना, आपने बिल पेबल था, मतलब कि जिसके पास भी इंस्ट्रूमेंट होगा वो बिल इन कैश करा सकता है। वो गुम गया था और किसी और ने उसको प्रेजेंट कर दिया पेमेंट के लिए, तो जो पेमेंट टू दी फाइंडर, वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं होगी, ठीक है। ये तो सब पता होते हुए भी आपने उसको पेमेंट एंड कैश कराई है, बट आपको इस बारे में नॉलेज नहीं थी कि आपने जो बिल ए ने बनाया है उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, बट ही इज डिमांडिंग द पेमेंट फॉर यू एंड यू मेड द पेमेंट, दिस इज पेमेंट इन ड्यू कोर्स, ठीक है। सो देयर सर्टेन कंडीशंस, दैट इज पेमेंट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद अपेरेंट टेन्योर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यही हमने पढ़ा कि पेमेंट जो है वो जो भी हमें फेस पर अपीयर कर रहा था, हमने उसके बेसिस पे की है, और दैट इज वैलिड पेमेंट, ठीक है। अब अगर मानो ऐसा है कि बैंक है, बैंक ने पेमेंट कर दी पोस्ट डेटेड चेक्स की, मतलब पोस्ट डेटेड चेक मीन्स चेक की डेट है नेक्स्ट वीक की और पेमेंट अभी कर दी, तो ये तो बैंक की गलती है, ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं मानी जाएगी, बिकॉज बैंक की लाइबिलिटी है। बैंक की एक प्रोविजन होती है कि वो चेक जो है वो पोस्ट डेटेड चेक्स कभी भी एनकैश नहीं होते, ठीक है। सो दैट वुड बी रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ बैंक, सो वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं मानी जाती। सो इसमें यही एग्जाम्पल दिया हुआ है। देन पेमेंट मस्ट बी मेड इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस। तो अगेन सेम बात आ गई कि आपने पेमेंट तो की है, बट वो पेमेंट आपने की क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि सब सही है और मैंने पेमेंट अपने गुड फेथ में की, मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी,
तब वो मानी जाती है पेमेंट इन ड्यू कोर्स। आपको फेस पे लगा सब ठीक है, आप जो पेमेंट कर रहे हो वो भी जेन्युइन है, ठीक है, सो दैट शुड बी इन द गुड फेथ एंड विदाउट योर नेग्लिजेंस यू शुड हैव चेक्ड ऑन योर ओन पाथ। मूविंग ऑन, पेमेंट मस्ट बी मेड टू पर्सन इन पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, आप उसी को इंस्ट्रूमेंट जिसके पास होगा उसी को ही पेमेंट करोगे ना, बिकॉज हम किसी और पर्सन को तो नहीं, एक तो इंस्ट्रूमेंट ही तो वैलिड प्रूफ है। एंड द पेमेंट मस्ट बी मेड इन मनी ओनली, ओके, कैश में ही होगी। अगर जो आपका ड्रॉअर है वो कहता है कि नहीं आप पेमेंट ड्राफ्ट में कर सकते हो, या आपने उसको बोला कि मैं ड्राफ्ट में चेक में, सो इन एनी ऑफ द मोड जो भी डिसाइडेड होगा उसमें पेमेंट करते हैं। नेक्स्ट इज सर्टेन प्रोविजंस है रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट भी है, ठीक है, अगर जो इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाइड होता है, ठीक है, सो अगर आप पेमेंट नहीं करते हो विद इन ड्यू डेट तो वो फिर इंटरेस्ट जो भी हमने फिक्स किया होगा, या यू कैन से जब कोर्ट में केस फाइल हुआ जो कोर्ट ने इंटरेस्ट रेट फिक्स किया होगा वो इंटरेस्ट रेट पे यू आर गोइंग टू पे, यू आर बाउंड टू पे ऑन दी दैट इंटरेस्ट रेट। और अगर कोई इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं है तो इट इज 18%। अगर कहीं जगह भी इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं है तो जहां भी जैसे आज ड्यू डेट है बट यू हैव नॉट पेड द योर अमाउंट, तो आपको आज से ही इंटरेस्ट लगने लग जाएगा एट द रेट ऑफ 18% अगर इंटरेस्ट रेट डिसाइडेड नहीं था। देन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय एन एंडोर्सर ऑफ अ बिल और नोट इज लायबल टू पे इंटरेस्ट ओनली फ्रॉम द टाइम ही रिसीव्स द नोटिस ऑफ डिसऑनर। तो बेसिकली जिस बिल आगे इंडोर्स हो गया था तो उसको तभी इंटरेस्ट पे करेगा वो अगर उसको नोटिस पता चला कि वो डिसऑनर हो गया, ठीक है, जब तक उसके पास नोटिस नहीं आएगा सो देन ही इज नॉट लायबल टू पे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स।